आपको भविष्य में एसडीएम का एग्जाम देना है, एसडीएम बनना है, सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट बनना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, पूरा रोड मैप बताऊंगा, सिलेबस दिखाऊंगा, किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, हम क्या आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली। अब एक सवाल ये उठता है कि सर ये एसडीएम बना कैसे जाए, इसका रोड मैप क्या है। अगर आप खुद के सोर्सेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद के बनाए गए नोट्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद के डिसीजंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप एक सब डिवीजन को लेकर कैसे कॉन्फिडेंट होंगे। ऐसे बेसिक फैक्ट्स के ऊपर में, फाउंडेशंस के ऊपर में प्रीलिम्स एंड मेंस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। आई एश्योर यू, आप अपने एग्जाम को कंपीट करने के लिए एक बहुत ही सिंसियर एस्पिरेंट वाले फ्रंट पे बैठे हुए हो। आप ही की तरह एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को कंपीट करने वाले और निकालने वाले। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रुपेश और आज की जो वीडियो है, आज की क्लास में आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपने क्लास 12 पास कर लिया है और आपको भविष्य में एसडीएम का एग्जाम देना है, एसडीएम बनना है, सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट बनना है, तो उसका क्या प्रोसेस है। बेसिकली ग्रेजुएशन के साथ आप अपने प्रिपरेशन को कैसे अलाइन करके कर सकते हैं। देखो, मैं किसी एस्पिरेंट को ये नहीं कह रहा कि आप ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में रोबोट बन जाओ और 18 घंटे, 20 घंटे, 10 घंटे ऐसे बैठ के पढ़ाई करो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बैलेंस बना करके अपने ग्रेजुएशन के साथ डेली बेसिस पे 3 से 4, 4 से 5 घंटे निकाल करके आने वाले 3 साल को अगर हम चैनलाइज करेंगे तो इस कंडीशन पे आ जाएंगे कि ग्रेजुएशन होने के बावजूद, ग्रेजुएशन होने के बाद हमारा एग्जाम निकालने के लिए यूपीपीएससी का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, लगभग 20 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। इसमें आप सभी को पूरा रोड मैप बताऊंगा, सिलेबस दिखाऊंगा, किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, हम क्या आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली इन 3 वर्षों के प्रोग्राम में। ऐसे जितने भी एस्पिरेंट है जिन्होंने 12th पास आउट किया है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकंड में जाने वाले हैं और अभी 2 से 2.5 साल, 3 साल उनके पास है एग्जाम अटेम्प्ट करने में, आप सभी के लिए ये वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है। तो मेरा नाम है रुपेश और मैं आप सभी को इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कोर्सेस में, और आज की वीडियो को यहीं पे शुरू करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर ये एसडीएम होता क्या है, व्हाट इज द सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट। तो देखो, आप सभी ने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में अलग अलग डिविजन्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सब डिविजन्स। उन सब डिविजन्स को मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सब डिवीजन को जो रेगुलेट करते हैं उनको हम बोलते हैं सर सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट, जिसको आप एसडीएम भी कहते हो। तो एसडीएम की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अपने एरिया में, अपने सब डिवीजन में। सबसे पहले वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, मतलब कानून व्यवस्था को पूरे तरीके से बना करके रखते हैं, देखते हैं कि कहीं पे ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर हैम्पर होता वो नजर आ रहा हो। दूसरा, सर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते हैं, लैंड रेवेन्यू जो आप देखते हो उस पूरी चीजों को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हुए नजर आते हैं। प्लस इनके पास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का भी पावर होता है। आप सभी ने देखा होगा कि मैजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो जो भी सीआरपीसी में पावर्स है मैजिस्ट्रेट के, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर इनके पास होते हैं। यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी कुछ पावर आपको दिखाई देता हुआ नजर आता है सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट के पास में। अब एक सवाल ये उठता है कि सर ये एसडीएम बना कैसे जाए, इसका रोड मैप क्या है, कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसको हम क्लियर करके सीधा एसडीएम आ सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी के सामने जो एक एग्जाम है उसका नाम है सर यूपीपीएससी। अगर मैं आपको यूपी की बात करूं बेसिकली, तो यूपीपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें एसडीएम जो है वो एक टॉप मोस्ट पोजीशन होता है। अब एसडीएम बनने के 2 तरीके हैं, या तो आप स्टेट पीएससी के माध्यम से भी एग्जाम क्लियर करके एसडीएम बन सकते हो अच्छे रैंक्स ला करके, या फिर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज को भी क्लियर करके एसडीएम बन सकते हो। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम यूपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए नजर आएंगे कि अगर आप यूपीपीएससी में अच्छे रैंक्स लेकर के आते हैं तो टॉप रैंक्स में आपको एसडीएम दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने कोर्सेस में एनरोल किया हुआ था, जो बेसिकली हमारे कोर्सेस के प्रोग्राम के हिस्सा थे, और इस बार एग्जाम का रिजल्ट आया तो बहुतों को एसडीएम बनाया। सभी ने वीडियो देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा। सो दैट इज हाउ एसडीएम किसको मिलता है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे इस एग्जाम को निकालते हैं, अच्छे रैंक्स के साथ निकालते हैं। तो इस एग्जाम का स्टेज क्या है, सबसे पहली बात बहुत बेसिक से बता रहा हूं। 3 स्टेजेस में पूरा का पूरा एग्जाम होता है, आप सभी ने सुना भी होगा। कौन कौन से स्टेज है सर? सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का स्टेज दिखाई देता है, प्रीलिम्स के बाद आपके सामने मेंस एग्जाम आता है, और मेंस के बाद आपके सामने सर इंटरव्यू, या फिर आप उसको बोलो तो पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में दिखाई देता है वो नजर आता है। प्रीलिम्स जो है दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। कैसा है सर? ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको बस प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलता है, उस लिस्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, जीएस और सीसेट, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसका सिलेबस भी बताऊंगा। फिर आपके सामने मेन और इंटरव्यू एग्जाम जो होता है, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वहां पे आंसर राइटिंग है, ऐसे लिखना है, आंसर लिखना है, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सब कुछ कवर अप करना है। उसके बाद आप लास्ट में इंटरव्यू स्टेज पे आते हो, तो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू स्टेज के एग्जाम्स के मार्क्स को सम अप करके मेरिट प्रिपेयर होता है, और उस मेरिट में जिनके सबसे अच्छे
अच्छे मार्क्स होते हैं उनको एसडीएम यानी कि सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट के रूप में अपॉइंट की जाती है, उनको एसडीएम मिलता हुआ नजर आता है। सबसे पहले हम समझते हैं सर ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, इसके बावजूद भी वो मिस्टेक्स करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है कि मुझे प्रशासनिक पद पे जाना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना है, तो उस टाइम पीरियड में आपको सिंसियर बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में आप लग गए 8 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ने। मतलब आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, सिलेबस पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हैबिट डेवलप करना चाहिए, ताकि आने वाले 2 से 3 साल में जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप एग्जाम अटेम्प्ट करने के योग्य हो चुके हो, इनफैक्ट एग्जाम को क्लियर करने के पोजीशन में भी आ चुके हो। 21 ईयर्स इज दी मिनिमम एज। बहुत सारी सर्विसेज है लेकिन मेजोरिटी सर्विसेज में 21 वर्ष का एक आपको एज का पैरामीटर है, कुछ सर्विसेज में उससे कम भी है, बट मेजोरिटी ऑफ सर्विस में 21 वर्ष का एज पैरामीटर है, यानी कि 21 ईयर्स एंड ग्रेजुएशन। ये अगर आप ले लेते हो तो इसके बाद आप इस एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात सर, अपनी प्रिपरेशन को आपको 12th के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि हम वेट करते हैं ग्रेजुएशन के बाद शुरू करेंगे, एक तो वो भी प्रॉब्लम है। दूसरा, हम सिर्फ कोचिंग मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं और कोचिंग मटेरियल में भी हम एक जगह डिपेंड नहीं करते हैं। कोई टेलीग्राम पे नोट्स दे दिया किसी ने कोई वायरल वीडियो किसी से किसी प्लेटफॉर्म से लेकर के आ गया, हम उस पर देखने लग जाते हैं। हमने जो खुद के नोट्स बनाए उस पर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, किसने कह दिया कि अरे वो जो टॉपर था उसके नोट्स से एक क्वेश्चन आया था, हम अपने नोट्स को छोड़ करके उस टॉपर के नोट्स को फॉलो करने लगते हैं। आप खुद ही समझो, अगर आप खुद के सोर्सेस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद के बनाए गए नोट्स को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद के डिसीजंस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप एक सब डिवीजन को लेके कैसे कॉन्फिडेंट होगे? किस तरीके से आप सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट के पद पे जा पाओगे अगर आप खुद के डिसीजंस में कॉन्फिडेंट नहीं हो? तो ऐसा नहीं कि एग्जाम क्लियर होते ही आपकी पर्सनालिटी में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस प्रिपरेशन के माध्यम से वो बदलाव आपकी पर्सनालिटी में आएगा, जो धीरे धीरे शेप करते 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 विद दिस प्रिपरेशन आप कहीं ना कहीं ऑफिसर लाइक एप्टीट्यूड अपने अंदर डेवलप करते हुए नजर आओगे। ये एक रात में नहीं होता, इट टेक्स टाइम, एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, इसलिए पूरा का पूरा सिलेबस। तो हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ कोई भी कुछ भी लेकर के आ जाए उस पर डिपेंड नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करना है। एक कोचिंग या एक रिसोर्स को फिक्स करके उसके साथ अपने आप को सेल्फ स्टडी करना है। सिर्फ स्टडी मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप एसएससी और बैंकिंग का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक होलिस्टिक एग्जाम है, प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होगा, राइट। नेक्स्ट इज, हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे पास एनसीईआरटी का फाउंडेशन ही नहीं है। आप मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट को देख लो, उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है। एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन पूछ दो कि अच्छा ये बताओ पिट ड्वेलिंग कहां पे हुआ है, न्यूलिथिक साइट कौन सा है, बुर्जोम, उनको इसका आंसर नहीं पता, क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे बेसिक फैक्ट्स के ऊपर में, फाउंडेशंस के ऊपर में प्रीलिम्स एंड मेंस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत बार होता है ना कि हम बहुत हाईएस्ट लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता, बेस नहीं बना हुआ है, बस इमारत बनाए जा रहे हैं। क्या होगा सर, एग्जाम में इमारत कोलैप्स कर जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर आपका फाउंडेशन आपका एनसीईआरटी है, क्योंकि भारत सरकार की लिखी गई किताब है, भारत सरकार का एग्जाम दे रहे हो तो इस किताब से प्रश्न वहां पे देखने को मिलेंगे। यूपीपीएससी क्या, यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। सो टेक दिस बुक वेरी सीरियसली। इसको कैसे पढ़ना है मैं कभी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आप जो पढ़ के आ रहे थे ना स्टैंडर्ड 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, वैसे नहीं पढ़ना। अब एनसीईआरटी का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, पढ़ के एग्जाम दे देना, वो अप्रोच अब आपका बेसिकली इसमें नहीं है, ठीक है। दूसरा सर, आज के टाइम पीरियड में हम सभी के साथ में 1 मिनट का शॉर्ट्स, 40 सेकेंड का शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम स्पैन घटता जा रहा है, कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, कॉन्फिडेंस घटता जा रहा है। वो नहीं हो सकता। लंबा लंबा एग्जाम आएगा सर, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के पेपर होंगे, बहुत कुछ लिखना होगा, टाइम स्पैन होना चाहिए। सो डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया से थोड़ा बचो। आज के टाइम पीरियड में सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो अच्छे मेरिटोरियस एस्पिरेंट के पोटेंशियल को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। ये वो मिस्टेक्स है जो जनरली बच्चे 12th के बाद करते हैं। ग्रेजुएशन करने तक उनको रियलाइज होता है, फिर वो ग्रेजुएशन के बाद सीरियस होते हैं कि अब मुझे सीरियसली प्रिपेयर करना, फिर 3 साल और निकल जाते हैं उनके, तो फिर वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं कि मैं 6 साल से प्रिपेयर कर रहा हूं, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा। प्लीज डू नॉट डू दिस। आप अगर अभी 12th पास किया है या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर अभी में हो, तो आप इस चीज को अभी से अलाइन करना शुरू कर दो, ठीक है। आगे चल करके मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस बेसिकली कैसा होता है। देखो, प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होते हैं उसमें सबसे पहला जो पेपर होता है जीएस का पेपर 1 जो होता है, इसके अंदर में कुछ कोर इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और करंट न्यूज में भी सर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे गल्फ वाले एरिया न्यूज में है ना, जैसे ईरान के साथ में पावर स्ट्रगल चल रहा है, ईरान में वॉर चल रहा है,
तो ईरान के आसपास की कंट्रीज कौन सी है, कौन से एरिया में बाउंड्री शेयर हो रहा है, ज्योग्राफिकली उसमें क्या क्या दिखाई देगा, कैसे माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगे। ये ज्योग्राफी के साथ कनेक्टेड करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी करंट अफेयर कहीं ना कहीं आपका बेसिक जो बुक्स है ना उनके ऊपर में एक लेयर बनाता है। तो करंट अफेयर में नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, इनको कवर अप करना है। कैसे कवर अप करेंगे, तो थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगे, डेली बेसिस पे पेपर पढ़ेंगे, साथ में कोई एक मंथली मैगजीन को फॉलो करेंगे, किसी भी एक कोचिंग की मंथली मैगजीन को हॉलिस्टिकली फॉलो करते हुए चलेंगे, तो आपका करंट अफेयर का पोर्शन यहां से कंप्लीट होगा। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया कितना वेग है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीजें, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, बहुत कुछ है। लेकिन उसने इंफेस्टिकली किस पे इंफेसिस किया आगे चल करके, सर इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि मॉडर्न इंडिया में भी जो नेशनल मूवमेंट वाला टाइम पीरियड है, गांधीयन फेज है, मॉडरेट का फेज, एक्सट्रीमिस्ट का फेज, नरम दल, गरम दल जिसको आप कहते हो, इन एरियाज पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, आपका थीम है, ऐसे जगह पे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। हम इन चीजों को ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। पहले देखो सिलेबस में क्या है, फिर ज्योग्राफी में देखोगे तो इंडिया एंड वर्ल्ड, उसकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको मैपिंग के साथ कवर अप करना है, एटलस के साथ कवर अप करना है। अपन क्लासेस में भी वही चीजों को लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो भी आप इकोनॉमी में डेवलपमेंट देख रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बजट है, इनके ऊपर में क्वेश्चंस दिखाई देंगे। फिर आपको जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट के ऊपर में क्वेश्चन दिखाई देगा। अलग अलग जो कन्वेंशंस हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो कन्वेंशंस हो रहे हैं, रामसर साइट्स के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से लिंक्ड होते हैं। अब यूपी में नया रामसर साइट डिक्लेयर हुआ, ज्यादातर चांस है कि इन्वायरमेंट और करंट अफेयर को मिक्स करके प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बनेगा, मेंस पे इसी के ऊपर में एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, रामसर साइट्स के डेवलपमेंट को लेके क्वेश्चन बनेगा, इसके इंप्लीकेशंस पे क्वेश्चन बनेगा। तो कोर कंटेंट सेम ही है, ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स अलग पढ़ रहे हो, मेंस अलग पढ़ रहे हो। अप्रोच ये होना चाहिए कि प्री हो, मेंस हो, दोनों को साथ में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है प्लस फैक्ट भी पढ़ना है। मतलब जो इंफॉर्मेशन रट्टा मारने वाला है उसको तो रटना है ही, साथ में जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी साथ में चलना है। यानी कि द प्रिपरेशन शुड बी प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड, दोनों हॉलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले बस रट रहे हैं कि पहले से प्रीलिम्स निकल जाए फिर मेंस के बारे में सोचेंगे। प्रीलिम्स आपने निकाल दिया, लेट से अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे तो प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स से आपने प्रीलिम्स निकाल दिया तो बचे हुए कुछ महीने में मेंस निकालना पॉसिबल ही नहीं है, सिलेबस कवर करें, आंसर राइटिंग करें, इसलिए आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना, जो अपन करेंगे यहाँ पे। फिर जनरल साइंस, जो जनरल साइंस मतलब स्टैंडर्ड 10 तक के लेवल का जो जनरल साइंस है, जो आपका केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, वहां से बेसिकली क्वेश्चन दिखेगा। दूसरा एक सीसैट का पेपर है जो कि पेपर 2 है। सीसैट एक्चुअली में कुछ बच्चों के लिए ट्रबलसम होता है, परेशानियां आती हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, मैथ्स से आए हुए क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं तो मैथ्स का लेवल यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है कि 10th के लेवल तक के आसपास का मैथ्स पूछते हैं। तो 3 सेक्शन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, एक तो आपका मैथ्स है, एक आपका रीजनिंग है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी इंग्लिश भी दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको कॉम्प्रिहेंशन दिखाई देगा, फिर आपको एनालिटिकल स्किल एंड लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सीसैट के अंदर में, फिर आपको जनरल मैथ्स एबिलिटी, मैथ्स के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपको क्लास 10 का लेवल दिखाई देगा, और फिर आपको एलिमेंट्री मैथ्स में अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री जैसे कुछ इंपॉर्टेंट से एरियाज है जहां से बेसिक क्वेश्चंस दिखाई देंगे। एक चीज को याद रखना, आपका जो सीसैट होता है दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, और जस्ट क्वालिफाइंग वाले पेपर में बहुत सारे बच्चे यूजुअली क्या होते हैं सर, क्वालिफाई नहीं हो पाते, क्योंकि वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जब प्रीलिम्स पे अप्रोच में आएंगे तो पेपर 1 के साथ एग्जाम जब नजदीक हो तो पेपर 2 को भी साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो पेपर 1 जो है आपका बेसिकली जीएस का, उसमें मेरिट बनता है, पेपर 2 जो है सीसैट या क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इस तरीके से आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए नजर आते हो। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, फिर मैं आपको मेंस का बताऊंगा। अब इसको 3 साल में आपको यूज कैसे करना है, तो देखो 2 तरीका है, या तो आप सिस्टमैटिक होकर के 3 साल सेल्फ स्टडी करो, खुद से कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करते रहो। मतलब अपने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया, एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे गए, स्टैंडर्ड बुक्स के बाद में आपने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किया, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, बिना किसी डिमोटिवेशन में, रेगुलर तरीके से। दूसरा अप्रोच, अगर आपको लगता है कि सर हम कंसिस्टेंट नहीं है, उतनी रेगुलरिटी नहीं आ पाती है, या डिमोटिवेशन आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए पीडब्ल्यू ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दैट इज दी प्रारंभ बैच यूपीपीएससी का, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिखाई देगा। प्रीसाइजली 3 साल का कोर्स है, और पूरा 3 साल का कोर्स मात्र 15,000 रुपए में आपको दिखाई देगा। अब आप समझ जाओ,
पूरे 3 साल आप इसमें प्रिपेयर करोगे और पूरे 3 साल में आप यूपीपीएससी का बेसिक से लेकर के एडवांस सब कुछ कवर अप करोगे। और अभी इसके जो प्राइसेस है दैट इज जस्ट ₹15,000। बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। मैं आपको फटाफट ब्रेकआउट के साथ बता दूं कि हम इन बैचेस में फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे। तो देखो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम उसको बेसिक से पढ़ाना है, उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसको स्क्रैच से उठाना है। तो हम उठाएंगे सर उसको एनसीईआरटीज के साथ, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटीज है ये आपका फाउंडेशन है, राइट। क्या है सर? ये आपका फाउंडेशन है। अब मैं आपको एनसीईआरटी में एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। आप जब छठी क्लास की एनसीईआरटी उठाओगे ना तो उसका जो पहला चैप्टर है आप देखना, उसमें पहले पैराग्राफ में उन्होंने गंगा रिवर के बारे में बताया हुआ, सॉरी इंडस रिवर के बारे में बताया हुआ है, और दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने गंगा रिवर के बारे में बताया हुआ है। अब आप इस चीज को समझना, पहले पैराग्राफ में इंडस रिवर से वो एक नया चैप्टर जोड़ रहे हैं, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको आप हिंदू में सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हो। और दूसरे पैराग्राफ में गंगा रिवर से वो महाजनपद को कनेक्ट कर रहे हैं, मौर्य महाजनपद को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। अब स्टैंडर्ड 6 के एक छोटे से किताब में, एक छोटे से चैप्टर में, 2 पैराग्राफ्स में 2 बड़े चैप्टर्स को समराइज किया हुआ। दैट इज द रीजन व्हाई एनसीईआरटी खुद से पढ़ के समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स को उन्होंने समराइज करके बहुत छोटी सी किताब लिखी है जो भारत सरकार की किताब है। अब उसके जो येलो बॉक्सेस होते हैं, ब्लू बॉक्सेस होते हैं, डू यू नो वाला कॉलम होता है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है और एस्पिरेंट उन क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर बैच में जो फैकल्टीज हैं वो आपको डिटेल में फाउंडेशन कवर अप कराएंगे, एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, एनसीईआरटीज का नोट्स देंगे आपको प्रिसाइजली, प्लस उन नोट्स के साथ में आप पूरे एनसीईआरटीज को डिटेल में पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि बस आपने एनसीईआरटी में बुर्ज होम नाम का एक साइड जिक्र कर दिया तो हमने पढ़ के चले गए, हम उसको डिटेल में कवर अप करना, ताकि अगर उसके आसपास में कुछ भी क्वेश्चन है सो वी शुड बी एबल टू आंसर दैट। तो पहला साल जो है दैट इज ऑन द एनसीईआरटी फाउंडेशन। आंसर राइटिंग कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर राइटिंग में क्या स्किल्स होना चाहिए, सब कुछ साथ में करेंगे। रातों रात आंसर राइटिंग डेवलप नहीं होता, आंसर राइटिंग को डेवलप होने में महीनों लगते हैं, तो उसको साथ में करते हुए चलेंगे। जब हम दूसरे साल पे आएंगे तो हमारा एनसीईआरटी कवर हो गया। अब इसके बाद से हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। अब हम किस चीज में अपग्रेड करेंगे सर? तो नाउ इज द टाइम। अब इस वक्त हम स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे सर? स्टैंडर्ड सोर्सेस को फॉलो करेंगे। और स्टैंडर्ड सोर्सेस में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट से बुक है, जो आपको अपने एकेडमी की जो स्टैंडर्ड बुक्स है, राइट, इनके साथ स्टैंडर्ड सोर्सेस को कवर अप करेंगे। और जो भी कुछ हमने बेस पढ़ा था एनसीईआरटी में, उस एनसीईआरटी के ऊपर में हम क्या करेंगे सर? वी विल डू इज वैल्यू एडिशन। क्या करेंगे हम? उस पे वैल्यू एडिशन करेंगे। मतलब जो बेस बनाया था उसको वैल्यू एडिशन करेंगे। और ये जो वैल्यू एडिशन होगा ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द एग्जाम रिक्वायरमेंट, यानी कि यूपीपीएससी के एग्जाम में जो पूछ रहा है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, ताकि हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगने चाहिए। तो पहला साल हमने क्या किया सर? बेस बनाया, एनसीईआरटीज पढ़ा। दूसरे साल में हमने स्टैंडर्ड सोर्सेज को पढ़ा, उस स्टैंडर्ड सोर्सेज के साथ एनसीईआरटीज में वैल्यू एडिशन करा। अब हमने अपने नॉलेज को थोड़ा और अपग्रेड किया, अपने एनालिटिकल स्किल्स को और थोड़ा अपग्रेड किया, हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में हमारा और थोड़ा अपग्रेडेशन आया। यानी कि सेकंड ईयर तक आते आते हम अपने सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, इस लेवल पे आ चुके होंगे कि चलो हमने एक बार अपने एग्जाम का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया हुआ है। अब हम आते हैं सर स्टेज 3 में, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ द एग्जाम। ये जो स्टेज होता है ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेज होता है जहां पे आपकी प्रिपरेशन, आपकी जो एग्जाम होती है उसको एक जगह स्ट्रीमलाइन करना होता है। आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, आपको याद क्या है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। मैंने एंशिएंट के लिए 5 किताबें पढ़ ली, मुझे बेसिक फैक्ट्स याद नहीं है, तो उन 5 किताबों पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं रहा, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बेसिक और मुझे याद ही नहीं, कहने के लिए मैंने 5 किताबें पढ़ी हैं। वो प्रॉब्लम बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ होता है। इसलिए आप देखो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, मेंस में फेल हो रहे हैं। तो थर्ड ईयर में आपको क्या करना है? वी हैव टू डू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, प्रीलिम्स के, मेंस के, राइट। साथ में आपको यहां पे मेंटोर मिलेंगे जो पूर्ण रूप से मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे, आंसर्स इवैल्यूएट करके आपको प्रेजेंट स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। और ये जो साल है आपका, जो थर्ड ईयर है, इसको अगर मैं बोलूं तो दिस इज द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब हमने पहले साल दूसरे साल जो भी पढ़ा उसको कंसोलिडेट करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट के हिसाब से एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और अपने लेवल को मेजर करेंगे और उसको अपग्रेड करते हुए नजर आएंगे, ताकि थर्ड ईयर में हमने पिछले 2 साल में 1.5 साल में जो भी कुछ पढ़ा है उसको समराइज कर सके, कंसोलिडेट कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके। जैसे कैसे खाना खाने के बाद में हम वॉक करते हैं थोड़ा बड़ा कि खाना डाइजेस्ट हो, एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ने के बाद हमें उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में डाइजेस्ट करना पड़ता है। अगर वो इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो फिर आपने जो भी कुछ पढ़ा सब व्यर्थ है।
तो जो कहते हैं ना कि आप एक बार में एक सब्जेक्ट के लिए 5 किताब पढ़ो, मत पढ़ो। आप एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब पढ़ो, लेकिन 5 बार पढ़ो। ये जो ईयर ऑफ कंसोलिडेशन है, ये वही साल है जिस साल आप बेसिकली अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसको 5 बार रिवाइज करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, मार्क्स देखोगे, मेंटरशिप में आपको पता चलेगा आपका एग्जैक्ट लेवल क्या है। सो दैट इज द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। ट्रस्ट मी, अगर किसी एस्पिरेंट ने आइडियली इस 3 साल को इस तरीके से यूज किया है, इसी फॉर्मेट पे यूज किया है, इसी स्ट्रक्चर पे यूज किया है, आई एश्योर यू आप अपने एग्जाम को कंपीट करने के लिए एक बहुत ही सिंसियर एस्पिरेंट वाले फ्रंट पे बैठे हुए हो। आप ही की तरह एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को कंपीट करने वाले और निकालने वाले हैं। यू आर आउट ऑफ द क्राउड बिकॉज आपने इस 3 साल को सिस्टमैटिकली यूज किया हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट इस प्रोसेस को तब समझते हैं जब उनका ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, फैमिली प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि अब आगे क्या करना है। तब उनको लगता है कि यार मेरा तो एनसीईआरटी नहीं हुआ, बेसिक बुक्स नहीं कवर्ड है, पीवाईक्यू नहीं लग रहा है, मेंटरशिप चाहिए होगा, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में ग्रेजुएशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज नहीं किया था। मैं फिर से बता रहा हूं कि ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन के साथ आप 8 घंटा पढ़ो, ग्रेजुएशन को इंपैक्ट करो। जो आप कॉलेज में सीखना चाह रहे हो सीखो, वहां पे जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करो, कोई भी इवेंट हो रहा पार्टिसिपेट करो, उससे आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, वो आपको आपके पर्सनालिटी टेस्ट में मदद करेगा। लेकिन शाम को कॉलेज के बाद आप क्लासेस ले सकते हो, क्लासेस के साथ नोट्स बना सकते हो, रिविजन कर सकते हो, 3-4 घंटे अपने डेली रूटीन से निकाल करके अपने प्रिपरेशन को सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो। और ऐसा नहीं है कि इसको करने के लिए आपको शहर में आने की जरूरत है। आप जिस जगह पे रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, आप वहां से इनरोल करके उन सारे फैकल्टीज से इस कोर्सेज को कवर अप कर सकते हो जो दिल्ली में बैठ करके यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपको अपने शहर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे 3 साल को यहाँ पे चैनलाइज किया हुआ है। अब मैं फटाफट आपको मेन एग्जाम का एक ब्रेकआउट बता दूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मेन एग्जाम का मार्क्स वेटेज कितना है। फिर हम एक सिलेबस का पूरा वीडियो बनाएंगे जहां पे मैं आपको हर एक जीएस पेपर का डिटेल सिलेबस बताऊंगा, जिससे आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उसके साथ आप इस प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है, आपके सामने मेन एग्जाम में एक जनरल हिंदी पेपर होगा 150 मार्क्स का, ऐसे का पेपर होता है सर 150 मार्क्स का। फिर आपके सामने जीएस पेपर होंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। देखो ये सारे के सारे पेपर कितने कितने मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स के हैं। आपके पास 6 जीएस के पेपर होंगे और आप जब मेन एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपका लास्ट में पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो मेन एग्जाम के आपके जितने भी पेपर्स हैं उन सभी का ग्रैंड टोटल, इंटरव्यू का टोटल मिलाकर के आपका फाइनल मेरिट बनेगा। और इस मेरिट में जिन एस्पिरेंट्स ने अच्छा स्कोर किया उनको जाके बेसिकली मिलता है सर पोजीशन ऑफ सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट। तो ये एक ड्रीम नहीं है, एक्चुअली में सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट बनना एक पूरा स्ट्रैटेजी है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझ पा रहे हैं तो इस ड्रीम को अचीव भी कर पाएंगे, प्रोवाइडेड सिस्टमैटिक तरीके से अपने टाइम को, अपने रिसोर्स को यूज करना है, ना टाइम वेस्ट करना है और ना ही 50 रिसोर्सेज को फॉलो करना है, डिसिप्लिन रहना है। अगर हम डिसिप्लिन है तो कंसिस्टेंट भी रहेंगे। पॉइंट इज वी हैव टू बी डिसिप्लिन एंड डेफिनेटली वी शैल कंक्वायर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। बाकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी इशू हो इससे संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। द टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल एंड इफ यू गाइस वांट टू प्रिपेयर देन दिस वीडियो इज स्पेशली डिजाइन फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसी लगी वीडियो। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, थैंक यू सो मच।